सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय हमारा चला हुआ था सुक्ति मौक्तिकम, तो उसके 4 श्लोकों की व्याख्या हमने कर ली थी। अलग अलग ग्रंथों से श्लोक एकत्रित किए गए हैं। तो आज की वीडियो में जो इसके आगे के 4 श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणैः समः। ये मृच्छकटिकम नाटक जो है वहाँ से लिया गया है कि गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। गुणेषु गुणेषु धन एव, इसकी संधि विच्छेद है गुणेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। गुणेषु धन एव अर्थात गुणों में ही, और अगुणई गुणहीनों से, ईश्वरी तो ऐश्वर्यशाली, समय होता है समान। तो गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा अर्थात मनुष्य को सदा गुण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुषै सदा, मनुष्य को हमेशा गुण प्राप्त करने का प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणैः समः अर्थात दरिद्र हुआ, निर्धन होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली जो गुणहीन व्यक्ति है उससे बढ़कर है, उसके समान नहीं हो सकता, उससे बढ़कर होता है। आरंभ गुरुवी शैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना। ये नीति शतक में से लिया गया है, बड़ा अच्छा श्लोक है। आरंभ गुरुवी शैणी क्रमेण अर्थात खल सज्जना नाम होता है दुर्जनों और सज्जनों की मैत्री मित्रता। आरंभ गुरुवी होता है आरंभ में बड़ी या क्रम से, श्रेणी होती है क्रम से क्षीण होने वाली, और पूरा लघवी होता है पहले छोटी, पश्चात वृद्धिमती चाहे और बढ़ने पीछे बढ़ने वाली। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्ध और अपरार्ध के भिन्न रूप वाली, छाया एवं छाया की तरह होती है। तो आरंभ गुरुवी शैण कर्मेण अर्थात दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अधिक दिन के पूर्वार्ध के समान होती है, क्रम से क्षीण होने वाली। अर्थात दुर्जनों की जो मित्रता होती है, जिस प्रकार से जो छाया पूर्वार्ध पहले की जो छाया होती है वो बढ़ी हुई होती है, और जैसे ही सूर्य बढ़ता जाता है वो छाया जो है वो क्षीण होती चली जाती है। तो इसी प्रकार ये लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है और उसके पश्चात बढ़ने वाली जो उत्तरार्ध की छाया की तरह होती है। जैसे उत्तरार्ध सूर्यास्त के समय जब सूर्य छिपता जाता है और छाया जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जो दुर्जनों की मित्रता है वो सूर्योदय के से पहले जो छाया होती है उसके समान होती है, पहले अधिक होती है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं वो क्षीण होती चली जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि दुर्जनों की मित्रता दिन के प्रथम आधे भाग में रहने वाली जो छाया है उसके प्रारंभ में अधिक और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, एवं इसी प्रकार सज्जनों की जो मित्रता है वो उत्तरार्ध का जो भाग होता है, सूर्यास्त का जो समय होता है उसके समान होती है। किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें जो अस्त के कगार पर होती है, और छाया धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले स विप्रयोग है। तो मंडनाय होता है सुशोभित करने के लिए, मंडनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। मराला होता है हंस, और सरोवर नाम होता है तालाबों का। विप्रयोग है वियोग से अलग होना। हानि होता है हानि। उसके पश्चात यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्र जो है वो एक अव्यय है, ठीक है। जहाँ, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, कुत्रापि कहीं, अर्थात कि पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी अर्थात सभी जगह जो है वो प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। पृथ्वी मंडल, इस पृथ्वी की धरातल की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी होते हैं वो सभी जगह वहाँ पर प्रवेश करने के में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। हानि किन की होती है? हानि स्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि जो होती है सरोवरों की होती है, तालाबों की होती है। ये शाम मराले से विप्रयोग है अर्थात जिनका उन हंसों से क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, जो उन हंसों से बिछड़ जाते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडलाय अर्थात जो हंस होते हैं वो कहीं भी प्रवेश पा सकते हैं, किसी भी तालाब पर जा सकते हैं,
लेकिन हानि किनकी है? हानि तो उन तालाबों की है जिनसे वह हंस बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में जो कवि है उसने हंसों के माध्यम से जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, उनकी प्रशंसा की है, उनका सम्मान किया है। हंस जिस सरोवर में रहते हैं उस सरोवर की शोभा अपने आप बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का महत्व अपने आप ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी हुई जब हंस तालाब को छोड़कर जाता है, उसके जाने का दुख तालाब को सहन करना पड़ता है, हंस को नहीं सहन करना पड़ता। उसी प्रकार जब उत्तम पुरुष उस स्थान को छोड़ता है तो उस स्थान का जो छोड़ने का जो दुख है, उस स्थान पर अन्य जो लोग रहते हैं उनको सहन करना पड़ता है। हंस के समान उत्तम पुरुष पृथ्वी पर सभी जगह अपना स्थान बना लेते हैं। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रवहन्ति नदयः समुद्रमासाद भवन्ते अपेया। यही तो उपदेश में से लिया गया है, अंतिम श्लोक है। ये आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति। गुणजेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुणों को जानने वाले ही, गुणों को जो जानने वाले लोग हैं वो गुण उन्हीं में गुण विद्यमान रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति अर्थात जो गुणों को नहीं जानते, जो व्यक्ति गुणवानों के बीच में रहता है लेकिन उन गुणों के महत्व को नहीं जानता, तो वह क्या करता है? उन गुणों को प्राप्त करके अर्थात उसको दोष में बदल देता है। जिस प्रकार से नदियाँ जो होती हैं वो मीठे जल वाली होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो समुद्र में मिल जाती हैं और उनका जो जल होता है वो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए गुणों को जानने वाले जो लोग हैं गुण उन्हीं में विद्यमान रहते हैं। गुणहीनों को प्राप्त करके वो गुण दोष में बदल जाते हैं। कहने का क्या अभिप्राय तात्पर्य है कि दोष और गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं, गुणों से ही, संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं। गुणवानों के बीच में यदि कोई निर्गुण व्यक्ति भी रहता है तो वह उनके संपर्क से गुणवान बन जाता है। दूसरी ओर निर्गुणों के संपर्क में जाकर जो गुणवान व्यक्ति है वह भी निर्गुण बन जाता है, दोषों को ग्रहण कर लेता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियों का पानी जो होता है प्रारंभ में मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जो जल होता है वो खारा हो जाता है, नमक युक्त हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो आज का जो अध्याय था इसके संपूर्ण श्लोकों की व्याख्या हमने कर ली है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करें। धन्यवाद।